गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आज उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पोरीफेरा के बारे में पढ़ा था, है ना। पोरीफेरा को समझा था कि पोरीफेरा का एग्जाम्पल भी हमने लिया था साइकान। उसके बाद में हमने सिलेंट्रेटा देखा था जिसमें हमने हाइड्रा, ऑबेलिया, जेलीफिश के बारे में पढ़ा था। प्लैंटीहेलमिन्थिस को पढ़ा था, इसमें टैपवर्म्स के बारे में पढ़ा था। निमेटोड्स को भी पढ़ा था, निमेटोड्स में एस्केरिस के बारे में पढ़ा था, है ना। इसके बाद में हमने एनिलिडा, किसानों का मित्र, केचुए के बारे में पढ़ा था। मॉलस्कन में हमने बहुत सुंदर सुंदर शंख देखे थे और सीप, ये सब इसके एग्जाम्पल है मॉलस्का की। इसके बाद में हमने आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा कीट वर्ग है और सबसे खूबसूरत भी होता है। जैसे हम इसमें बटरफ्लाई जो आती है वो भी आर्थ्रोपोडा में आती है, इतनी खूबसूरत होती है। इसको देखा था, है ना, इसको समझा था पूरा। इसके बाद में इकोइनोडर्मेटा को समझा था। इकोइनोडर्मेटा में हमने सी आर्चिन, स्टारफिश के बारे में पढ़ा था। अब आज जो हमें पढ़ना है वो कॉर्डेटास में पढ़ना है। कॉर्डेटास में हम किसको पढ़ेंगे? प्रोटोकॉर्डेटास और वर्टिब्रेट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, है ना। और इसमें ये भी पढ़ेंगे जो कॉर्डेट्स हैं उसमें जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, स्पीसीज के बारे में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के बारे में। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा से। तो ये जो प्रोटोकॉर्डेटास होता है वह वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के बीच की लिंक होता है। यहाँ पे इसका चित्र भी शो हो रहा है, ये बैलेनोग्लासिस इसका एग्जाम्पल है। तो इस बैलेनोग्लासिस में क्या खासियत होती है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच की लिंक भी है। ये इसका जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर, वो कैसा है? बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इक्वल इक्वल होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद में इसमें सिलोम भी प्रेजेंट होती है और इसमें नोटोकॉर्ड होती है जो सिर्फ लार्वल अवस्था में होती है। जब इसमें छोटा होता है, ये काफ़ी भ्रूण अवस्था के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वहाँ तक रहती है। उसके बाद में ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और इसके बाद में यहाँ पे इसमें एक और खासियत आने लग जाती है कि नर्वस सिस्टम यहाँ पर अच्छे से डेवलप्ड होने लगता है। आहार नाल को, अब जो इसमें नोटोकॉर्ड रहती है वो जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको सहारा देती है, मसल्स को पेशियों को जुड़ने का स्थान भी देती है। और मतलब जीवन की सभी अवस्थाओं में यहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं होती है। कुछ एग्जांपल्स और हैं बैलेनोग्लासिस के अलावा, हार्डमैनिया है, एम्फियोक्सिस है। तो ये प्रोटोकॉर्डेटा हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकीज के बारे में। कशेरुकीज में हम खासियत क्या होती है कि इनमें मेरुदंड होता है और एंडोस्केलेटन पाया जाता है, अंतःकंकाल होता है। और इनका जो है अंतःकंकाल होता है वो पेशियों से जुड़ा होता है, इस वजह से इनमें मूवमेंट होती है। और ये हम देखेंगे जैसे हमारी जो बॉडी है, हम कितने स्ट्रेट रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। इसके पहले जो हमने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे उनमें कैसी स्थिति थी? वो रेंग के चलने वाले थे, उनमें क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं थी, है ना, मेरुदंड भी नहीं था उनका। हमारी हड्डी होने से हमें ये फ़ायदा होती है, जो मेरुदंड होती है कि हम स्ट्रेट हो सकते हैं, सीधे चल सकते हैं, है ना। ये सब इसकी खासियत है इस ग्रुप की। इसके बाद में ये कैसे होते हैं? ये भी बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इनमें भी सिलोम प्रेजेंट होती है, देगुआ प्रेजेंट होती है। और इस मेन फंक्शन के रूप में यदि आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आप लिखेंगे क्या क्या? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट, पृष्ठीय नाल करीशुकदंड या मेरुरज्जु की प्रेजेंस, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी और क्लोम्स का प्रेजेंट, है ना। क्लोम मतलब गिल्स, फिर इसमें सिलोम भी प्रेजेंट होती है। अब इसको 5 वर्गों, वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में बांटा है, लेकिन इसके अलावा भी हम और भी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। देखो हम यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं वो एक के बाद कैसे पढ़ रहे हैं, सरलतम जीव से कठिनतम जीव पे, विकसित डेवलप्ड पर आ रहे हैं। तो पहले तो नर्व कॉर्ड है ही नहीं, फिर हमने प्रोटोकार्टा में देखा कि नर्व कॉर्ड आने लगी है यहाँ पर, है ना। कुछ न कुछ अवस्था, जीवन की अवस्था में कहीं न कहीं इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके बाद में डेवलप्ड आ रहे हैं, तो डेवलप्ड में कौन आ रहे हैं? विकसित में कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं। अब वर्टिब्रेट्स में भी यहाँ पर जब हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में देखेंगे तो यह कैसा है? ये भी बहुत सॉफ्ट बॉडी वाला होता है।
अब इसमें भी देखना धीरे 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 आगे जब हम जाएंगे तो इनमें विकास होगा। पहले ये बहुत सिंपल तरह के जीव होंगे, फिर और ज़्यादा डेवलप्ड होते जाएंगे। तो साइक्लोस्टोमेटास जो होते हैं इनका शेप कैसा होता है, देखिए यहाँ पे चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, इल के आकार का है ये, स्मूथ इनकी स्किन है। और ये इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा का पेट्रोमाइजन और मिक्सिन है। अब यहाँ पे आप इस चित्र में देख रहे हैं तो ये आपको कैसी दिख रही है, एक मछली दिख रही है ना, मछली जैसी रचना लिए हुए है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बाद में आएगा आपका पीसीज वर्ग। तो अब यहाँ पे आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे कलरफुल चीज़ें देखने को मिलेगी, मछलियों के बारे में जानकारी मिलेगी कि ये कैसी होती हैं, है ना। अब मछलियाँ सबसे ज़्यादा पानी में पाई जाती है, समुद्र में भी पाई जाती है और मीठे पानी में भी पाई जाती है, दोनों जगह पर ये पाई जाती है। इनका यदि हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे यहाँ पे लोबियोरोहिता को दिखाया है, तो इनकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंस है, स्केल्स प्रेजेंट हैं। और इनमें ये यहाँ पे देखिए इनके पंख भी हैं, आप ये पीछे वाला पुच्छीय पंख है। यहाँ पर इसमें गिल्स भी प्रेजेंट हैं, है ना। कॉर्डेटा के सारे लक्षण यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पे ये जो गिल प्रेजेंट होता है ये इसको सांस लेने में हेल्प करता है ना। और इसके बाद में हम दूसरी एक और फिश को देखेंगे, या इसका शेप कैसा है, इसका शेप घोड़े जैसा है, इसलिए इसको हम दरियाई घोड़े के नाम से जानते हैं। ये मेल हिप्पोकैम्पस का चित्र है। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है, इसमें एक ब्रूड पाउच होता है जिसमें मेल अपने छोटे छोटे बच्चों को संभाल के रखता है, यानी कि पेरेंटल केयर पाई जाती है इनमें। और इनमें ये एक खासियत और इस ग्रुप की क्या होती है कि ये सब असमतापी होती है। यहाँ आप लोग जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो पीसीज से लेके जब आप मैमल्स तक पहुँचेंगे तो आपको ये वर्ड, कुछ वर्ड जो है वो ध्यान रखना पड़ेंगे कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रही हो, असमतापी, यानी कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ये चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मौसम, जैसा मौसम होगा वैसे ये चेंज कर लेंगे। और इनका यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इनका हार्ट कैसा होता है, द्विकक्षीय होता है, 2 चेम्बर का बना होता है ना। जैसे हम लोगों का 4 चेम्बर्ड है और इनका कितना होगा, 2 चेम्बर्ड होगा। ये सब ये अंडे देती हैं, है ना। कुछ मछलियों में केवल जो है वो कंकाल जो होते हैं इनका, हमने ये वर्टिब्रेट का कैरेक्टर देखा है ना कि कंकाल है और पेशियां जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, उपास्थि। देखिए 2 चीज होती है, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि जो होती है सॉफ्ट कार्टिलेज होती है ना। हमारी बॉडी में देखेंगे तो जो हमारी नोज है वो कार्टिलेज की बनी हुई है, हमारे ये ईयर पिन्नास है ये भी कार्टिलेज के बने हुए। तो जो मछली होती है उसकी जो हड्डियां होती है, हम जब सामान्य भाषा में हड्डी बोलेंगे लेकिन हड्डी नहीं है, अस्थि नहीं है, वो क्या है, उपास्थि है। तो इसके एग्जाम्पल है शार्क मछलियाँ, ट्यूनिया, रोहू, यहाँ पे इनके चित्र दिए। अब देखिए ये वाली जो मछली है, ये वाली मछली की क्या खासियत है, इसका नाम ही देखिए उड़न मछली है, एक्सोसिटस, यानी कि ये उड़ती है, ये पानी पे बहुत अच्छी तरह से जंप लगाती है। क्यों, क्योंकि इसमें लंग्स होते हैं, है ना, सांस लेने के लिए इसको बाहर आना पड़ता है। देखो अब आप कहेंगे यार वहाँ पे तो मैडम ने बताया कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं सारी मछली में, लेकिन कुछ कुछ अपवाद होते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है ना। फिर एक एनाबिस बस है जिसे हम क्लाइंबिंग पर्च के नाम से जानते हैं, ये भी एक फिश है। इसके बाद में और फिशेस हम देखते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत फिशेस हैं यहाँ पर। ये है सिनकिरोपस स्प्लेंडिडस, ये एक फिश है। इसके बाद में है जिसे हम मैंडारिन फिश के नाम से जाना जाता है। दूसरी लॉयन फिश, इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप ये कैसी है, लायन की तरह इसमें धाराएं बनी हुई हैं, रेखाएं बनी हुई हैं। इसका एक और नाम है टेरोएस वोलिटस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कोलोफायरिन जॉर्डानी या एंगलर फिश। इसके बाद में एक ये देखिए ये वाली जो फिश है जिसे विद्युत रे के नाम से जानते हैं, टारपीडो के नाम से जानते हैं। और इसके साथ में एक और है स्टिंग रे। आप लोगों को इनकी खासियत पता है, इनका शेप कैसा है, देखिए इनका शेप जैसे काइट जैसा है। और दूसरा इनमें इसको इलेक्ट्रिक फिश भी बोला जाता है ना। इलेक्ट्रिक फिश मतलब ये करंट मारती है, इतना जोर का झटका मारती है कि यदि इंसान को इसका करंट लग जाए तो वो बेहोश भी हो सकता है। ये करंट का क्यों मारती है पता है, क्योंकि एक तो एक देखो इनका शेप जो है वो चपटा है, बैंथम रहती है। पानी में भी अलग अलग सतह पर अलग अलग तरह की मछलियाँ होती है। जो मैंने अभी इस फिश का नाम बताया था ना ऊपर, जो अभी एक बताई थी ये वाली, ये तो ये पानी की सतह पर पाई जाती है, ऊपर की ओर चलती है ना, ताकि इसको पानी से बाहर जंप मारने में आसानी हो।
अब ये वाली जो फिश होती है इनका शेप ऐसा है, चपटा सा है। तो ये कहाँ पर रहती हैं? बैंथम यानी कि जमीन पे, जो पानी की जो सतह होगी, जहाँ पानी भरा है उसकी सतह पर रहती है, इसीलिए चपटी है। और ये बहुत तेजी से स्टिंग मारती है। स्टिंग शिकार पकड़ने के लिए करती है ये, है ना। उसको शिकार को अपना लगा के एक ये पूंछ जो दिख रही है ना इसकी, इसे पूंछ से उसको घायल कर देगी और करंट लगा के, और फिर उसके बाद में उसका वो शिकार कर लेगी। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है यदि समुद्र के अंदर गहराई में जाकर हम देखें तो। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है स्केलोडॉन का, डॉग फिश का। तो ये डॉग फिश को भी आप देखेंगे, इसको डॉग फिश क्यों कहते हैं? तो इसका शेप देखिए, इसका मुंह का जो शेप है वो कैसा होता है? डॉग जैसा होता है, इसलिए इसको डॉग फिश कहा जाता है। तो ये हम मछलियाँ, तो मछलियों के कैरेक्टर हमने सारे समझे हैं। क्या क्या कैरेक्टर है एक बार और फिर से मैं इसको बता देती हूँ कि इनका जो बॉडी होती है वो स्कैल से ढकी हुई होती है, तैरने के लिए पूंछ होती है इनमें, रेस्पिरेशंस के लिए इनमें क्लोम्स गिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद में ये असमतापी होते हैं, अपना टेम्परेचर के अनुसार अपना बॉडी को जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर लेते हैं। इनका हार्ट जो होता है वो 2 चेम्बर से मिलकर बना होता है। इसके बाद में इनमें कंकाल जो होता है उपास्थियों का बना होता है। तो ये सब किसके कैरेक्टर हो गए? फिश के कैरेक्टर हो गए। इसके बाद में हम सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड हमारा है एम्फीबिया। एम्फिया वर्ग से आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। बारिश के मौसम में बहुत टर की आवाज़ें आपने सुनी होगी। तो ये हमारे मेंढक जिसमें आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़े से जो फिशेस होती है उससे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो उस पर शल्क नहीं होते हैं, इनमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखो। कैसे? मछलियों में कितना था हार्ट? 2 चेम्बर्ड था, और यहाँ पे हार्ट कैसा हो रहा है? 3 चेम्बर्ड हो रहा है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे किडनीज पाई जा रही है, श्वसन क्लोम्स और फेफड़ों के द्वारा होता है। यानी कि अब सिर्फ वहाँ पे क्लोम्स थे, लेकिन यहाँ इनमें क्या डेवलप्ड होना शुरू हो गए हैं? फेफड़े बनना शुरू हो गए हैं। ये अंडे देने वाले होते हैं और जल और स्थल दोनों पर इनका निवास होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मेंढक, सैलेमेंडर, टोड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए आप लोग, अगर आपने मेंढक की लाइफ साइकिल देखी होगी तो मेंढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है ना। इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। एम्फिया मतलब उभयचर, जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे। अब इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? इसकी जो फीमेल होती है वो पानी में अंडे देती है ना, और जो मेल होता है स्पर्म देता है, दोनों का फ्यूजन होता है। उसके बाद में पानी के अंदर ही इसमें छोटे छोटे जो मेंढक होते हैं उसके बच्चे निकलते हैं। अब वो बच्चे कैसे दिखते हैं पता है? बिल्कुल मछली की तरह। यहाँ हम समझ सकते हैं कि मछली से थोड़ा विकास होकर ये मेंढक बन रहा है, लेकिन जब हम इसकी लार्वा स्टेज देखेंगे तो उसमें पूंछ जो बनी होती है वो कैसी होती है? मछली की तरह छोटे छोटे। हम कई बार भ्रम में आ जाते हैं कि मेंढक की मछली, हम गौर से देखेंगे तो हमको मेंढक नजर आ जाएगा। फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और उसके बाद में ये क्या बन जाता है? वो बाहर जब स्थल पे आने वाला होता है ना, तब इसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और ये क्या बन जाता है? ये जो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का मेंढक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल सैलेमेंडर का दिया हुआ है। दूसरा टोड, हाइला और राना टिग्रीना मेंढक है ना। इनमें सब में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी बताते हैं। देखिए इसके यहाँ पे हम इनको देखेंगे, ये वाले जो वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये कैसा? ट्री फ्रॉग। ये क्या करता है? पेड़ों पे चढ़ता है। इसमें एडहेसिव पैड होते हैं जो जाके पेड़ों की जो जगह होती है ना उनको जाके कस के पकड़ लेते हैं। काफ़ी लंबी ये छलांग लगाते हैं। तो ये हमारा एम्फीबिया भी कंप्लीट हो गया है, हम लोग इसको समझ गए। इसके बाद में हम आते हैं रेप्टाइल्स या सरीसृप के ऊपर। सरीसृप नाम से ही समझ में आ रहा है सर्प आएगा इसमें, तो सांप आने वाला है। तो ये कैसे होते हैं? ये भी असमतापी होते हैं। इनके शरीर जो होता है शल्कों के द्वारा ढका होता है। अब यहाँ थोड़ा सा वैसे आ गया कि वहाँ पे स्मूथ स्किन आ रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है? शल्कों से ढका हुआ है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो इसमें फेफड़े आ गए। पहले हम लोगों ने जब मत्स्य वर्ग देखा था यहाँ पर क्लोम्स थे, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया? धीरे धीरे लंग डेवलप्ड हो गए हैं। अब मेनली जो ये जो होता है ये किससे सांस लेता है? जब पानी में होता है तो त्वचा से सांस लेता है। मेंढक की खासियत ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब हम अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं।
हम रेप्टाइल्स के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे जो इसका रेस्पिरेशन हो रहा है वो लंग्स के द्वारा हो रहा है। इनकी जो हार्ट होता है वो भी 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन एक इसका अपवाद है, वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें भी किडनीज पाई जाती है, वृक्स पाए जाते हैं, ये भी अंडे देने वाले होते हैं और अंडे के ऊपर एक कठोर आवरण भी होता है। जल तल की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो कछुआ है, कैमलियन है, स्नैक है, ड्रैको है और हमारी घरवाली जो छिपकली है वो इसमें आती है। तो अब इनकी भी खासियत देखें। इनके हार्ड कवर से ढका हुआ है इसकी बॉडी। ये टॉर्टोइज है। कैमलियन की खासियत पता है आप लोगों को क्या है? ये अपना कलर चेंज कर लेता है। इसकी जो टंग होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी दूर से कीड़े को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है और अपनी बॉडी में डाल लेता है। दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। और जैसे इसको गुस्सा आता है, शिकारियों से बचना है, तो ये क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यदि ये पेड़ों पे जाता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। अब इससे तो आप नागराज से सब लोग परिचित ही हैं। किंग कोबरा है ये, है ना। ये इसमें विष भी होता है। अब इसकी हम खासियत देखें कि क्या खासियत है। असमतापी, स्केल से इसकी बॉडी में रेंग के चलने वाले प्राणी हैं ये सभी, है ना। इसमें रेंग के चलता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सिंपल छिपकली से आप लोग सब परिचित है, सबके घरों में होती है ये छिपकली तो। लेकिन ये वाली जो छिपकली है ये उड़न छिपकली के नाम से फेमस है, क्योंकि ये क्या करती है, जब भी इस पर कोई हमला करता है या इसको कहीं जंप लगाना होता है तो इसके विंग्स खुल जाते हैं और ये तेज़ी से जंप करके या तो वहाँ से भाग जाती है, या फिर कभी कभी किसी को डराना हो तो ये अपने पंखों को पूरा फैला लेती है और उसको डराती है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मुझसे डर जाओ, मुझ पर हमला मत करो। तो ये कैरेक्टर हमारे सबके किसके हो गए हैं, ये सरीसृप या रेप्टाइल्स के कैरेक्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर और डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, वो हमारा है बर्ड या एव्स जिसे बोलेंगे, पक्षी वर्ग। अब यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है। क्या डिफरेंस आ चुका है? वहाँ सब कैसे थे, असमतापी थे, यानी अपने बॉडी को मौसम के अनुसार टेम्परेचर को चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे समतापी वर्ड आ गया, इनका चेंज नहीं होगा, ये हमारे जैसे हैं। इनका जो हार्ट होगा वो भी कैसे होगा, 4 चैम्बर्ड होगा। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, आगे वाले जो पैर होते हैं वो उड़ने के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है और इसमें पक्षियों को रखा गया है। आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, बुक में तो नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि इनकी जो हड्डियाँ होती हैं न्यूमेटिक होते हैं, अंदर से खोखली होती है। लेकिन ये अपवाद है यहाँ पर, ये ऑस्ट्रिच में ये उड़ नहीं सकता है। ऑस्ट्रिच हुआ, इमू हुआ, ये जो बर्ड होती है फ्लाइटलेस होती हैं, ये उड़ नहीं पाती है, तेज़ी से रन करती हैं, है ना। और जितनी भी उड़ने वाली होती है उनमें हड्डियाँ खोखली होती है, आसानी से उड़ सकती हैं वो। और उनकी बॉडी शेप भी कैसा होता है, जैसे मछलियों का धारा रेखित होता है, ऐसा इन जो उड़ने वाले पंछी हैं उनका शेप भी आप देखना धारा रेखित ही होता है, ताकि ये हवा को आसानी से कट कर सके। और जब ये उड़ते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे हमारे काइट का स्ट्रक्चर होता है ना, एक साथ जब जैसे आपने किसी बगुले को या स्वान को उड़ता हुआ देखा होगा तो वो वी शेप्ड हो जाते हैं ताकि वो हवा को क्रॉस कर सके। तो इनकी बोन्स भी हल्की हो गई है और ये इनकी खासियत हो गई है। अब ऑस्ट्रिच जो होता है बहुत तेज फास्ट रन करने वाला बर्ड है। और इसकी एक और खासियत है कि इसका जो एग होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है ना। कई बार रिक्त स्थान में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि इसका जो अंडा होता है वो एक कोशिकीय होता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। इसके बाद में आपने बगुले की सवारी आपने भैंस के ऊपर देखी होगी, या हम लोग पानी के आसपास किनारों पे मछली वगैरह खाते हुए इसको हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आ रही है नर गुच्छेदार बदक, उसके बाद कबूतर, गोरैया, कौवा, इनसे आप लोग सब भली भांति परिचित हैं। ये सब उड़ने वाले हैं। यहाँ नीचे में इनको दिखा रही हूँ, ये सब आसानी से आपके घर के आसपास आपको नजर आ जाएंगे। सब में फ्लाइट्स होती है। और इनमें एक बात और है कि इनका जो फिकल मटेरियल है वो भी ये स्टोर करके नहीं रखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर रखेंगे तो इनका वेट बढ़ जाएगा, उड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, सबसे ऊंची ऊंचाई पे उड़ने वाला कौन है? बाज, है ना, सबसे तेजी से उड़ पाता है। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है स्तनपाई। स्तनपाई में मैमल्स आते हैं, है ना।
ये कैसे होते हैं? ये सब समतापी होते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। और इस वर्ग के जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पे बाल होते हैं, श्वेत और तेल ग्रंथियां होती हैं। ये शिशु को जन्म देते हैं। यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से समझो कि जितने भी स्तनपायी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, वो सब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। जैसे एक इसमें भी और बताऊंगी मैं, जैसे चमगादड़ है, ये हम इसकी संरचना कैसी है? ये भी पक्षी और हम स्तनपायी के बीच की कड़ी जैसी नजर आ रही है ना। एक दूसरे से हम विकास पढ़ रहे हैं ना, किसका? डार्विन का विकास के साथ इसको हम समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसके पंख आ गए हैं, है ना। लेकिन ये दिख रही चिड़िया, लेकिन ये चिड़िया नहीं है। ये किस में आ रही है? स्तनपायी में आ रही है। क्यों आ रही है स्तनपायी में? क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है, इसके बेबीज होते हैं और ये इसको दूध भी पिलाती है। ये इस ग्रुप की खासियत होती है ना। मेन खासियत देखें तो यही वाली खासियत इसमें आती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे एक्टिना या प्लेटिपस, ये भी हमें लिंक करेंगे, है ना। ये एक पक्षी और हमारे बीच की लिंक हो गई। यहाँ पर ये क्या होते हैं? बहुत कम विकसित होते हैं, है ना। तो ये अंडे देते हैं। फिर अब यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा और विकास हुआ, किसके बाद? एकिडीना और प्लेटिपस के बाद किसका? तो हम देखेंगे कंगारू का। तो कंगारू कैसा हुआ? ये भी स्तनपायी है, लेकिन ये क्या कैसे करता है? अविकसित बच्चे को जन्म देता है ना। बहुत छोटा सा, इसका इतना एक अंगुली जितना समझ लो, छोटा सा बच्चा होता है और वो उसकी थैली के पाउच के अंदर रहता है। फिर उसका वहाँ पे डेवलपमेंट होता है और बाकी जो स्तनपायी है वो सब डेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वेल फिश के बारे में भी देखेंगे। तो वेल फिश भी कैसी आती है? अभी दिख तो रही है फिश जैसी, लेकिन ये फिश नहीं है, ये मैमल्स में आती है। ये भी बच्चों को जन्म देती है। फिर मनुष्य आ जाएंगे, चूहा, बिल्ली और गाय, कुत्ता, ये सब मैमल्स के अंतर्गत आएंगे। अब इतनी सारी जैव विविधता, बहुत सारी जैव विविधता हमने देख ली है कि इतना बड़ा हमारा संसार है। अब इनको नाम कैसे दिया जाए, कैसे समझा जाए? तो इसको हमने क्लासिफिकेशन, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, क्लासिफाइड करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम इसके आप नाम भी दिए हुए हैं, जैसे चीता, मोर। तो हम जैसे यहाँ पर चीता बोलेंगे तो दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे राज्य में उसको किसी और नाम से जाना जाएगा। यदि हम कहीं और विदेश चले जाएंगे तो इसको टाइगर के, इंग्लिश बोलेंगे तो टाइगर के नाम से जानेंगे। तो ऐसे अलग अलग जीव जो होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए, देखो, इस समस्या को हल करने के लिए ये जो एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है कैरोलस लीनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, 2 नामों की पद्धति दी थी। तो उस पद्धति का इन्होंने जो बताया था वो किससे लिया गया है? सिस्टेमा नेचुरे नामक बुक से लिया। इनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। इन्होंने काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया है पेड़ पौधों पर भी। तो इन्होंने बताया या जीव जंतुओं पर कि इनके 2 नाम रखे जाते हैं, एक जाति का होता है, दूसरा वंश का होता है। इसे ही द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब इसके जब द्विनाम पद्धति में लेटर्स को लिखा जाता है तो इसमें इस बात का ध्यान रखा होता है, लैटिन इटैलिक होते हैं ये वर्ड। पहला नाम जो लिखा जाएगा, जैसे वंश और जाति, तो मैं आप दोनों को पहले ये समझा देती हूँ। जाति के एक जैसे समान जो जीव होते हैं उनको इस जाति के अंतर्गत रखा है। थोड़े से फिर उनमें वेरिएशंस होगी तो उसको वंश में रखा जाता है। तो पहले वंश का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में जाति का नाम लिखा जाता है। तो वंश का जो नाम लिखा जाता है, जीनस का नाम लिखा जाता है, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और जो जाति है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और ये तिरछे लिखे जाते हैं। तो ये आपका द्विनाम भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आपका ये वाला पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय।